इलेक्शन आते हैं तब तो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि डुग्गर सीएम होना चाहिए, डोगरों के लिए स्टैंड लेने वाला होना चाहिए। पर जब स्टैंड लेने की वक्त आया, अभी सबसे ज़्यादा नीड है अभी कटरा के लोगों को, बीजेपी कहाँ पीछे रह जाती है? सदियों से सिस्टम चल रहा है तो उसको एकदम आप ब्रेक नहीं कर सकते हो ना। ये तो मुगलों के टाइम से है कि कश्मीर के ऊपर फोकस दिया गया। फिर जो कश्मीर की जितनी सरकारें, कश्मीर सेंट्रिक सरकारें बनी 70 वर्षों में, उन्होंने 1 पॉइंट एजेंडा उनका था कि कश्मीर को किस तरीके से डेवलप करें। कभी हर्षवर्धन जी के साथ फिर से मौका मिले ये चीज़ें ठीक करने का तो ठीक करोगे? देखिए, कुछ लोग मतलब कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, कुछ देखिए, जब आप प्रधानमंत्री जी ने आपको कह दिया कि हम स्टेट वापस दे रहे हैं तो बात खत्म हो गई। तो उसके बाद आप क्या बात कर रहे हो? ठीक है ना, वो तो एक पॉलिटिकल स्टंट है। जब प्रधानमंत्री के बाद तो कोई ऐसी शख्सियत है नहीं, देगी भी केंद्र सरकार देगी, जम्मू कश्मीर की स्टेट तो देगी नहीं। बट 2019 की बात करें, आपको हाउस अरेस्ट करा गया जब आर्टिकल 370 को रिमूव करा गया, देन यू शिफ्टेड टू बीजेपी। कभी पूछा नहीं कि यार मुझे क्यों लपेटे में ले लिया? पर जब असेंबली के अंदर एक स्पेशल स्टेटस के लिए बिल लाया जाता है, काफ़ी बहसबाजी हो जाती है, असेंबली रद्द भी हो जाती है, इवन दो कि मार्शल्स के थ्रू बीजेपी के काफ़ी सारे नेताओं को बाहर भी भेजा जाता है। किस तरीके से देखते हैं वो चीज़ें? हेलो एंड वेलकम टू स्टेट टॉक विद ऋषभ। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ आज कौन बैठे हैं। एज आई टोल्ड यू, हमने एक पॉलिटिकल सीरीज स्टार्ट करी जिसका नाम है पॉलिटिकल चिट चैट। उसी के दौरान आज हमें मौका मिला और सौभाग्य भी शाली मानता हूं मैं अपने आप को कि आज हमें बलवंत जी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है। सर, वेलकम टू स्टेट टॉक विद ऋषभ। कैसे हैं सर आप? ऋषभ जी बढ़िया, बिल्कुल ठीक है सर। इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, जीत भी चुके हैं, एक जर्नी है आपकी सर। आप 3rd टाइम MLA बने हैं, राइट? और पैंथर पार्टी से लेके बीजेपी तक का सफर और ये इलेक्शन का जीत, किस तरह से देखते हैं आप इस सबको? ऋषभ जी, गीता में लिखा है अपना कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। तो उसी को बचपन से माता जी हमें जब छोटे थे तो ब्रेकफास्ट चाय तभी मिलती थी जब हम नहा धो के और पूजा पाठ नहीं कर पाते थे। तो बचपन से एक माता जी ने एक आदत जो हमें एक डाली है कि सुबह भगवान का नाम लेके उसके बाद आगे बढ़ो। तो वो बचपन से गीता पढ़ते आए हैं और उसी के ऊपर विश्वास करते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और कर्म पे विश्वास करते हैं। और कर्म जब करते हैं तो उसको ऊपर वाला रिजल्ट भी देता है। सर, 15,000 की वोट शेयर से जीते हैं, मार्जिन काफी बड़ा मार्जिन, लगभग 16,000। बट जीतने के बाद आप ही के भाई, क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आपके ऑपोजिशन में आप ही के भाई थे, इसलिए एक बहुत बड़ी माने जा रहा था कि जीत काफ़ी बड़ी है मायने में। बट जीतने के बाद, इवन दो हारने के बाद, आप ही के भाई ने एक पिटिशन भी आपके अगेंस्ट रखी कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन में काफ़ी सब चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। कैसा देखते हैं ये सब कुछ आप? एक नहीं, बड़ी लगाई है। हाँ, जितनी लगा सकते हैं लगाई। उन्होंने कहा अल्कोहल बांटते थे, पैसे बांटे गए, इवन तो उन्होंने कहा साड़ियाँ बांटे गई। सर, साड़ियाँ कब से बांटने लगे इलेक्शन में, ये बताइएगा। और मैं आप कहूँगा कि आप ज़रूर चनैनी विधानसभा में भी कभी टूर कीजिएगा, लोगों का सर्वे कीजिएगा, ये चीज़ें की किसने है, जो खुद किया और दूसरे के ऊपर मरना है वो चलो खैर वो देखते हैं। बाकी कोर्ट का जो इशू रहते हैं तो उसमें नैरो मार्जिन हो, 100, 10, 20, 50 का हो, जब 16,000 का मार्जिन हो तो उसमें ऑनरेबल कोर्ट क्या करेगा? चलो यानी भी हर आदमी का अधिकार है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर आदमी का अधिकार है वो एक प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखे, वहाँ नहीं सुनाई दे तो दूसरे पे रखे, तो उनका अधिकार है। लेकिन ये जो है बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, हमारी तरफ से फ्री एंड फेयर है। उन्होंने जो भी ये धंधे मतलब उल्टा सीधा काम किया है, जो एलिगेशन हमारे पे लगाए हैं, तो उन्होंने किया, लेकिन हमने अवॉइड किया। छोड़ो, इसके ऊपर क्या ध्यान देना है, हमें अपने काम पे ध्यान देना है, इलेक्शन पे ध्यान देना है, और इलेक्शन के बाद लोगों के काम के ऊपर ध्यान देना है। हमारा यही फोकस था और यही फोकस रहेगा। सर, मैं आपके बारे में स्टडी कर रहा था एंड आई फाइंड आउट कि आप 2002 में फर्स्ट टाइम MLA बने, 2008 में भी जीते और 2024 में भी जीते। बट उस रिसर्च के अंदर मुझे आपके फादर साहब के बारे में भी पता लगा। आपके फादर साहब आर्मी में थे, उन्होंने एक जो हैदराबाद को अंडर लेने की कोशिश की, उस टाइम में कमांडर थे। कुछ फादर की मेमोरीज हैं, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? नहीं, फादर मेरे एक फौजी थे और अपनी फौज के साथ, अपनी टीम के साथ एक हैदराबाद का जो एक बहुत बड़ा उस टाइम में जैसे कि जम्मू कश्मीर का था और हैदराबाद को टेक ओवर करना था, तो उसमें उन्होंने एक सोल्जर के नाते एक अपना रोल अदा किया है और एक बड़ा ज़बरदस्त रोल अदा किया है। काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन उन चीज़ों को मैं इस मीडिया में बयान नहीं करना चाहता जो उन्होंने देखी और वहाँ उन्होंने
मतलब उन चीज़ों को अपनी आंखों से देखा है, वो सीन सारे देखे हैं। शायद वो मीडिया में सारे सीन्स को अभी बयान नहीं कर सकते, लेकिन बहुत दर्दनाक सीन थे वो, बहुत दर्दनाक बातें थी जो वो साझा करते थे हमारे साथ उस समय, जो हमारे लोगों के साथ हुआ वो बयां करने, मतलब उसको आप बहुत मुश्किल है उसको बयां करना। सो बलवंत जी का बचपन कैसा रहा था? बचपन एक एज ए कॉमन आम नागरिक, एक जैसे रूटीन में बच्चे होते हैं वैसे। तो पढ़ाई में शुरू से तेज थे या? नहीं, पढ़ाई में मैं सो था, कोई बड़ा तेज नहीं था, लेकिन मतलब ये जो कहेंगे कि जो अपना कब किस समय और किस चीज़ पे फोकस करना है और उसमें रिजल्ट कैसे लेना है, उसके ऊपर हम पूरा, मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड बराबर था। तो कौन सी चीज़ कहाँ पे करनी है, तो उसका बचपन से ही कुछ अंदाज़ा था और उस अंदाजे के हिसाब से आगे चलते गए। तो बाकी बड़े बड़े सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में नहीं थे, एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन एक अच्छे स्टूडेंट्स में थे। सो राजनीति बलवंत जी की ज़िंदगी में कब आई? आपको लगा कि ये राजनेता बनना चाहिए या सोशल वर्क काम करना चाहिए? ऑलमोस्ट मैं 11th में था, तो चूँकि मेरे फादर भी एक मतलब सामाजिक कार्यकर्ता थे, और वो सामाजिक ये थे, इस तरीके से थे कि जैसे गांव में वो मतलब किसी को सांप, मतलब हमारे घर में देवता थे तो उसमें वो पूजा करते थे, और किसी को सांप डस जाता था उसका फांडा वगैरह करते थे। तो दिन भर वो लोगों का आना जाना बहुत, मतलब वो भी एक समाज सेवा थी, और विदाउट मतलब कहीं किसी से कोई लिए बगैर, वो सिर्फ फ्री में समाज सेवा थी। तो उनसे कुछ चीज़ें हमने भी सीखी। तो 11th में आते आते मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गया, और 2006 में भीम सिंह जी ने हमें एक इलेक्शन लड़वा दिया असेंबली का। वो भी इसी तरीके से 1 महीने का समय था। तो उन्होंने कहा जी आपको चुनाव लड़ना है, क्योंकि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव था और कॉलेज का प्रेसिडेंट था। तो यहाँ उस समय भी 96 में 10 साल के बाद चुनाव हुए थे, 97 के बाद 96 में चुनाव हुए मिलिटेंसी की वजह से। तो 1 महीना चुनाव का था, तो किसी ने उनको बताया होगा कि लड़का एक्टिव है, तो उन्होंने कहा जी आप चुनाव लड़ना चाहते हो? मैंने कहा अपने दोस्तों से पूछ लेते हैं। उन्होंने पूछा दोस्तों से, उन्होंने कहा लड़ लो। तो उस समय मुझे 600-700 वोट मिले। उसके बाद हमने एक बड़े ज़बरदस्त स्ट्रगल, जिसको कहते हैं हार्ड वर्क किया। जैसे हम महाराणा प्रताप सिंह की कहानियाँ पढ़ते थे कि ज़मीन पे सोते थे, पत्ते पे खाते थे जंगलों में, तो उसी तरीके से हमने अपने वो 6 साल की एक स्ट्रगलफुल लाइफ की है, ज़बरदस्त स्ट्रगल किया उसमें। और उसके जो 2002 का चुनाव लड़ा, तो उसमें हम 10,000 के मार्जिन से लोगों ने हमें कामयाब किया। और बड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि उसमें मैंने एक भी सिंगल पैनी भी मैंने उस इलेक्शन में खर्चा नहीं किया। लोगों का जो तरफ से सहयोग मिला, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया था और 1 लाख रुपया बचा था इलेक्शन के रिजल्ट के बाद भी। तो एक सिंगल पैनी अपने से मुझे खर्चने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट किया, और विदाउट फाइनेंस 10,000 के मार्जिन से जीत हासिल करना, ये सभी उन लोगों को श्रेय जाता है जिन्होंने मुझे उस समय भी सपोर्ट करी और आज भी सपोर्ट करते हैं। आपने बाद में भीम सिंह जी का नाम जिक्र करा, किस तरीके से देखते हैं उनकी लेगेसी? क्योंकि सुंदर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा नाम थे, पैंथर पार्टी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ही पैंथर पार्टी स्टार्ट करी थी, और उन्हीं के अंडर आपने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करी। कितना प्रभाव रहा उनका आपकी ज़िंदगी में? बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा, और हमारे पॉलिटिकल गुरु थे, हैं और रहेंगे। उनसे हमने सीखा, उन्होंने उंगली पकड़ के हमें पॉलिटिक्स में लाया। मेरा तो कोई 1% भी इंटरेस्ट, अगर मुझे वो चुनाव नहीं लड़ाते तो कहीं सवाल ही नहीं था कि मैं इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आता। तो उन्होंने चुनाव लड़ाया, तो मेरे लिए एक वो चैलेंजिंग हो गया कि मैं हार गया और इसको मैंने जीत में कैसे बदलना है। और मतलब वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक प्रेरणा के स्रोत है, और उनका हमारे लिए नहीं, लाखों करोड़ों लोगों को मतलब उन्होंने एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेने की कोशिश की है। और ख़ासकर जम्मू संभाग का और डुग्गर प्रदेश का नाम जो है वो देश और दुनिया के अंदर उन्होंने हर एरिया तक पहुंचाया, और डोगरों की जो लिगेसी है उसको भी उन्होंने पूरी दुनिया तक उस डोगरों का मैसेज पहुंचाया है। सर आपने डोगरी की बात की, डोगरों की बात करी। यू वर द फर्स्ट एमएलए जिन्होंने असेंबली के अंदर डोगरी के अंदर शपथ ली थी अपनी। जी बिल्कुल। और वैष्णो देवी के नाम पे आपने शपथ ली थी। डोगरी कल्चर से देखा जाए तो इतना बड़े प्लेटफॉर्म्स नहीं बिल्ड कब किए गए जम्मू एंड कश्मीर के कि डोगरी कल्चर को भी इतना प्रमोट किया जाए। एज कम्पेयर टू हम देखते हैं जब हिमाचल की फोक या लोकल लैंग्वेज को देखा जाता है तो उनको काफ़ी खूब बढ़ चढ़ कर भाग भी लेते हैं और प्रमोट भी किया जाता है। क्या कमी लगती है कि आज हमारे डोगरी जो अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट किया है, सौरव शिवाले जी, यंग लड़का है, वो डोगरी में गाने गा रहा है, बट ही सेड
आज भी जब भी जम्मू में कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, बाहर के आर्टिस्ट उनको बुलाया जाता है, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू डोगरी आर्टिस्ट। उनको क्या लगता है कि क्या एक प्लेटफॉर्म सेट करने की ज़रूरत है? किस तरीके से देखते हैं बलवंत जी? हम सभी डुग्गर प्रदेश के लोगों को अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है कि अगर हम में से, आप में से, मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य या मेरी फ्यूचर जनरेशन कहीं दुनिया के किसी कोने में जाके सेटल हो जाती है, किसी लंदन में होती है, अमेरिका में होती है, जर्मनी में जाते हैं, फ्रांस में सेटल हो जाते हैं, तो वो अपने आप को अंग्रेज तो नहीं कह सकते, ठीक है ना। उनको तो कहना, तो मैं उनका इतिहास जो है, हमारे बुजुर्ग कौन थे जी? हमारे डोगरा थे। तो उस डोगरा इतिहास, डोगरा कल्चर और डोगरी भाषा को ज़िंदा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, कोई इंडिविजुअल एक आदमी की नहीं है। इसके लिए हमें सभी की हर एक बच्चे, बुजुर्ग और हर जो डुग्गर प्रदेश का में रहने वाला हर शख्स है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो इसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक कहा, आज भी हमारे मतलब एक माइंडसेट है हमारे लोगों का कि कोई बच्चा, आपको छोटा बच्चा डोगरी बोलते दिखेगा तो हम सोचते हैं यार ये कोई पेंडू है, ये गांव का है, ये कोई बैकवर्ड फैमिली का है, बैकवर्ड एरिया का है, मतलब उसको हम दूसरी नज़र से देखते हैं और उसके ऊपर उसको शाबाशी नहीं देते हैं, उसके ऊपर प्राउड नहीं करते हैं कि ये बच्चा अपनी मातृभाषा को, अपने डुग्गर प्रदेश की जो लैंग्वेज है, डोगरी भाषा है, उसको ज़िंदा रखने में ये बच्चा एक रोल प्ले कर रहा है, तो हम उसको दूसरी नज़र से देखते हैं। तो इस तरीके से मैं बड़ी बार ये जिक्र करता हूँ कि एक बार मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, शायद इंडियन एक्सप्रेस में कोई आर्टिकल था, काफ़ी पुरानी बात है, तो उसने लिखा था कि किसी कॉरस्पॉन्डेंट ने लिखा था कि मैं वैसे जनरली एक जम्मू यूनिवर्सिटी में बच्चों को पूछने जा रहा था कि आपका कौन सा, मतलब किस फील्ड में आप हायर स्टडीज़ कर रहे हो, आपका क्या, मतलब आपका सब्जेक्ट क्या है। तो सभी को पूछ रहा था, नए यूनिवर्सिटी लगी थी, नए बच्चे आए थे, उनसे कोई स्टोरी बना रहा होगा था। कहते जब मैं डोगरी डिपार्टमेंट के बाहर पहुंचा तो मुझे देख के उनको पता लगा कि ये कोई मीडिया वाला है, तो बच्चे खिनभिन हो गए। तो जब मैंने पूछने की कोशिश की तो कुछ एक आध बच्चे को बड़ी मुश्किल से पूछा, और जब वो पूछने की कोशिश की तो उसने कहा जी हम डोगरी में हैं, तो इसलिए शर्म करते हैं बताने में कि हम डोगरी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो जब हम अपनी भाषा में, अगर आप देखें कनाडा में देखें, मैंने एक दिन वो भी कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था किसी पेपर में, तो कनाडा में लिखा था कि जिस दुकान के बाहर पंजाबी में लिखा होता है तो वहाँ रश ज़्यादा रहता है। तो पंजाबियों ने कनाडा के जाके कश्मीर के लोगों ने पूरे दुनिया के अंदर जाएंगे, मैं बहुत से देशों में जाने का मौका मिला, देश के अलग अलग कोनों में जाने, तो हर जगह वहाँ 10, 20, 50 दुकानें कश्मीरियों की वहाँ देखने को मिलती हैं और अपनी भाषा बोलते हैं। वो नहीं कहते कि हम कश्मीरी नहीं तो हम हिंदी बोलेंगे, हम कन्नड़ बोलेंगे, हम तमिल बोलेंगे, अपनी भाषा बोलते हैं और उसमें गर्व करते हैं। तो इसलिए अच्छी बात है कि अपनी भाषा बोलनी चाहिए, लेकिन हमें भी, हमारे सभी लोगों को मिलजुल के अपनी भाषा, अपने इतिहास और अपने कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए हमें कोशिश करनी है। आपने शपथ में भी आप वैष्णो देवी का जिक्र करते हैं। अभी जो एक सबसे बड़ा इशू चल रहा है कटरा के अंदर, रोपवे, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बीजेपी जब इलेक्शन में आती है तो कहती है हम जम्मू के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, पर जब खड़े होने का वक्त आता है बीजेपी के लोग वहाँ पे दिखते क्यों नहीं है? आज जबकि कटरा कितने दिनों से बंद है और आगे भी 72 आवर्स की बंद की कॉल करी गई है, बीजेपी के एमएलएज, वहाँ के जो एमएलए हैं वो सपोर्ट में नहीं आते हैं। बीजेपी को कोई भी बड़ा नेता सपोर्ट में क्यों नहीं आता है? क्या तब जब इलेक्शन आते हैं तब तो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि डुग्गर सीएम होना चाहिए, डोगरों के लिए स्टैंड लेने वाला होना चाहिए, पर जब स्टैंड लेने की वक्त है, अभी सबसे ज़्यादा नीड है अभी कटरा के लोगों को, बीजेपी कहाँ पीछे रह जाती है? देखिए, उसमें मेरे जो संघर्ष समिति के लोग हैं उनसे बात हुई और उसमें संघर्ष समिति ने कहा कि हम तो ये भी कहते हैं कि अगर आप वो जो लोकेशन जहाँ पे आप इसको लगा रहे हो उससे हम थोड़ा सा मतलब चेंज भी करते हैं, हमारी थोड़ी सी बात माने और चेंज भी करेंगे। हम सिर्फ ये विरोध नहीं करते, गंडोला नहीं लगना चाहिए, लगे, लेकिन लोकेशन जो उसकी साइट है थोड़ी चेंज करने की ज़रूरत है। तो उसमें चूँकि अब एज ए एमएलए जब हमारा अपना अपना एरिया रहता है, हम दूसरे एरिया में इंटरफेयर करते हैं तो वो ठीक नहीं रहता। मैं पार्टी का प्रेसिडेंट तो हूँ नहीं कि मैं जाके किसी भी एरिया में जाके बात करूँगा। अगर मेरे एरिया में है तो दूसरा एमएलए जब तक मैं नहीं कहूँगा तो वो जाएगा नहीं। तो एज ए वहाँ हमारा जाना एज ए लोकल दूसरे एरिया का एमएलए तो ठीक नहीं लगता है। लेकिन हमने अपनी बात पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के सभी लोगों के साथ बात करी है कि ये कटरा का इशू एक सिर्फ एक विधानसभा तक सीमित नहीं है। कटरा में आने वाले लोग और वहाँ पे काम करने वाले लोग पूरे जम्मू कश्मीर से हैं और कटरा में आने वाले लोग पूरे भारत के लोग हैं। तो इसलिए ये मैसेज जो है ये पूरे नेशनल लेवल पे जाता है और पूरे जम्मू कश्मीर के लोग इफेक्ट होते हैं। जब उनका काम धंधा बंद होता है तो हमारे विधानसभा के सैकड़ों हज़ारों लोग वहाँ पे काम करते हैं, तो ये सभी को इफेक्ट करता है। तो हमने पार्टी से रिपीटेडली हमने बात की है कि इस इशू को सेटल किया जाए। इवन पार्टी के लगभग 15-20 दिन पहले जब ये स्टार्ट नहीं हुआ था तब थोड़ा सा हलचल थी, तब भी एक बड़े लेवल की मीटिंग थी, तब भी मैंने कहा था कि इस इशू को हमने सीरियसली लेना चाहिए और इसको हैंडल करना चाहिए हमें। और मैं चाहता हूँ कि इसको हमारे पार्टी फोर फ्रंट पे आके इस इशू को हैंडल भी करे और सेटल भी करे।
आप सब चनैनी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, राइट? इलेक्शन जीते भी हैं। क्या लगता है कि आज भी चनैनी किन चीज़ों में सबसे पीछे रह चुका है, और आने वाले 5 सालों में बलवंत जी का क्या विजन है अपनी विधानसभा क्षेत्रों को लेकर? वहाँ पे मैंने देखा था कि रोड कनेक्टिविटी, हालांकि मोदी सरकार में काफ़ी एरियाज़ जो हैं वो कनेक्टिविटी हुई है, लेकिन उसके बावजूद बहुत से एरियाज़, क्योंकि मैक्सिमम जो 95% एरिया जो पहाड़ी एरिया है, तो अभी भी मतलब बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। तो उसमें आते ही हम मोदी जी का धन्यवाद करेंगे कि रिज़ल्ट आते ही उन्होंने एक जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है, ये एक मतलब अराउंड द क्लॉक नहीं ये चलता है। ये होता है कि फॉर एग्जांपल आज इसके लिए उन्होंने ओपन किया, पोर्टल ओपन किया, और उसमें आपने जितने आप रोड बनाना चाहते हो आप ऑनलाइन कर दो और आपके रोड बनेंगे। फिर ये 2-4-5 साल के लिए बंद हो जाता है जब तक वो कंप्लीट नहीं होता। तो जब पिछले 5-7-10 साल से ये बंद था, तो आते ही उन्होंने ये इसको अलाउ किया है कि आप जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप बनाइए और ऑनलाइन उसको अपलोड कर दीजिए, तो उसके लिए फंड्स हम जारी करेंगे। तो हमारा ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे जितने रोड प्रोजेक्ट हैं उसके ऊपर काम चल रहा है। तो हमारा इस नेक्स्ट ईयर में, कमिंग ईयर में मेरी कोशिश है कि मेजॉरिटी जो हमारे गाँव हैं उनको हम रोड के साथ जोड़ दें। और दूसरा हमारा वो एरिया है जहाँ पे टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा स्कोप है। मतलब अगर आप पत्नीटॉप की बात करेंगे, खुद की बात करेंगे, लद्दा मादा की बात करेंगे, गौरीकुंड की बात करेंगे, चनैनी की बात करेंगे, बस्ट का एरिया है हमारा, सुध महादेव का है, मानतलाई का है, आगे लाटी है, किरची वगैरह, डुड्डू वगैरह, जितने भी एरियाज़ हैं बहुत खूबसूरत एरिया है। तो उसमें भी हमारा एक लाटी डुड्डू जो रोड है, किरची वाला रोड है, वो काफ़ी दयनीय हालत में था। तो अभी उसका लगभग 50-55 करोड़ का एक प्रोजेक्ट सेंक्शन करवा के उसमें भी काम चल रहा है। रोड अच्छा होगा तो टूरिस्ट वहाँ पे जाएगा, तो टूरिज़्म पे हमारा फोकस रहेगा। तीसरा हमारा टूरिज़्म आएगा तो हमारे लोगों का इकानमी ग्रोथ बढ़ेगी, और एक मात्र विकल्प है रोज़गार का साधन कैसे बढ़ें। तो टूरिज़्म ऑलरेडी उस एरिया में, उसको किस तरीके से और ज़्यादा मोबिलाइज करें। फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का। तो आप जानते हैं कि चनैनी की सब्ज़ी ज़्यादा सबसे मशहूर है, बहुत ज़्यादा पूरे जम्मू के अंदर चनैनी की सब्ज़ी सप्लाई होती है। बहुत बढ़िया लोग हमारे मेहनती लोग हैं, तो उसको हम उनका इकानमी और किस तरीके से बढ़ाएं, उनका सोर्स ऑफ इनकम किस तरीके से बढ़ पाए, उसको किस तरीके से हम ऑर्गेनिक की तरफ ले जाएं, ताकि जो चीज़ जहाँ 10 रुपये में बिकती है, जब ऑर्गेनिक आप तैयार करोगे 200 रुपये में आप मार्केट में आपको उसका रेट ले सकते हो। फिर हॉर्टिकल्चर का हमारा जितना भी हमारा नरसू मंडल है, हमारा दूसरा सिवना मंडल है, लाटी मंडल है, ये ब्लॉक्स हैं यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का बड़ा स्कोप है। और चनैनी का जो ब्लॉक है, इसमें मैंने कहा कि एग्रीकल्चर का ऑलरेडी है, और इसको किस तरीके से ऑर्गेनिक तरफ ले जा सकते हैं। हमारा गोडी का एरिया, गोडी ब्लॉक है, जहाँ पे पुराने समय में काफ़ी जो हल्दी है वो लगाते थे लोग, उसको दोबारा उसके ऊपर लोगों को कैसे फोकस। तो हमारा है कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टूरिज़्म यहाँ जो स्कोप है, इसके चूँकि ये सारी सड़क, पानी, बिजली, इस सारी चीज़ों का आनंद आप तभी ले सकते हो जब आपकी जेब में पैसे हैं। आपके घर के बाहर सड़क पक्की है, गाड़ी है, जेब में किराया नहीं, तो आपके लिए गाड़ी का वैल्यू ज़ीरो है। आपके घर आप हीटर लगाना चाहते हैं, आप ब्लोअर लगाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आपके घर के बाहर बिजली का पोल है, तो आप उसका पूरा बेनिफिट नहीं ले सकते। तो इसलिए सोर्स ऑफ इनकम के फोकस रहेगा इन सारी चीज़ों का। वहाँ कुछ एक एरियाज़ हैं पानी की काफ़ी दिक्कत है, उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। स्कूल के अंदर स्टाफ की इश्यूज़ हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में स्टाफ के कुछ इश्यूज़ हैं, इसी तरीके से कुछ बिल्डिंग्स के हैं। तो ये सारे के ऊपर फोकस चल रहा है, और आने वाले समय में बेहतर रिजल्ट देंगे कि वन ऑफ द बेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को डेवलप करेंगे। सब ने टूरिज़्म की बात करी। टूरिज़्म में देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर 2 भागों में हैं, बट कश्मीर में ज़्यादा टूरिस्ट आता है एज़ कम्पेयर टू जम्मू भाग में। क्या लगता है कि इतने सालों में क्या कुछ चीज़ें डेवलप नहीं हो पाई जम्मू रीजन के अंदर, जो आज भी हम टूरिज्म में लैग करते हैं? हम जो हमारा मेन फुटफॉल आता है, वो फुटफॉल आज भी कटरा वैष्णो देवी के अंदर ही आता है, राइट? उसको भी जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, डेमोलिश होने की कोशिश की जा रही है थोड़ी बहुत साइड से, जो बोला जाता है, किस तरीके से देखते हैं? कैसे क्या चीज़ें आपको लगता है मेयर्स या नए स्टेप्स उठाने पड़ेंगे टूरिज्म को जम्मू रीजन के अंदर एक्सपैंड करने के लिए? देखो, ये जो सदियों से सिस्टम चल रहा है, तो उसको एकदम आप ब्रेक नहीं कर सकते हो ना। ये तो मुगलों के टाइम से है कि कश्मीर के ऊपर फोकस दिया गया। फिर जो कश्मीर की जितनी सरकारें, कश्मीर सेंट्रिक सरकारें बनी 70 वर्षों में, उन्होंने 1 पॉइंट एजेंडा उनका था कि कश्मीर को किस तरीके से डेवलप करें। और मुझे याद है कि एक बार एक सनासर के अंदर एक टूरिस्ट आए थे किसी बाहर से, और वो भी एक मीडिया में छपा था। और वहाँ हमारे उस समय के तब मैं भी एमएलए था, उस समय के एक मिनिस्टर थे, टूरिज़्म मिनिस्टर, वो कश्मीर साइड से थे। अब मैं नाम नहीं उनका लेना चाहता। तो उन्होंने एक टूरिस्ट को पूछा कि भाई आप कहाँ से हो? तो उन्होंने बताया होगा मैं गुजरात हूँ, यूपी से, बिहार से, यहाँ से बताया होगा। तो उन्होंने कहा जी आप कश्मीर में नहीं गए? तो उन्होंने कहा नहीं, कश्मीर में नहीं गए। उन्होंने कहा फिर आके क्या देखा आपने?
तो हम मिनिस्टर लेवल पे इस तरीके से बात करेंगे कि आप यहाँ पे सनासर में क्या कर रहे हो, आपको कश्मीर में आना चाहिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनका माइंड सेट क्या होगा कि फिर तो जम्मू के ऊपर फोकस रहा ही नहीं। हालांकि अगर कंपेयर करें तो जम्मू में कश्मीर के मुकाबले में ज़्यादा टूरिस्ट आता है। तो हमारा वैष्णो देवी का टूरिस्ट ही 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब है, तो वहाँ पे 10-12 लाख का सारा टूरिस्ट साल में आता है। लेकिन हम इसको पूरा तरीके से हम इसको एक टूरिस्ट सर्किट बना के इसको पूरे जम्मू संभाग के अंदर उन एरियाज़ जो वन ऑफ द कहेंगे इंडिया के मतलब ब्यूटीफुल एरियाज़ हैं, वहाँ पे इसलिए नहीं ले सके कि रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। अब मोदी जी आए, वाजपेयी साहब ने एक स्कीम निकाली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मोदी जी आए उसको आगे बढ़ाया, तो आज रोड बन रहे हैं और लोग वहाँ पे आप पहाड़ों में जा रहे हैं। अगर आप हमारा पंचैरी का एरिया देखें, डुडू का एरिया देखें, बसंतगढ़ का एरिया देखें, लाठी का, तो आप छुट्टी को दिन सैटरडे संडे को देखें कि गाड़ियाँ लाइन लगी होती है, लोग जम्मू से उधमपुर से घूमने जाते हैं। तो एक रोड कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। तो लेकिन आने वाले समय में हम पूरे एक बेहतर तरीके से रोड कनेक्टिविटी देंगे ताकि टूरिस्ट का फ्लो ज़्यादा हो सके। आपने मोदी जी का नाम लिया और आप कितनी बार मिले मोदी जी से? आप? मैं 1, 2, 3, 4 बार 4 बार मिले। कैसा अनुभव रहता है उनके साथ मिलना? क्या कुछ कहते हैं कि इंसान का ऑरा होता है, क्या किस टाइप का ऑरा है उनका? देखिए मोदी जी तो मतलब उनका एक उनके फेस के ऊपर जो एक तेज है, तो वो तो मतलब एक आम आदमी के अंदर तो होता नहीं है। और वैसे भी उनका एक डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, वो वर्ल्ड के अंदर एक डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, पर्सनैलिटीज़ में से एक हैं। तो मतलब अच्छा पॉजिटिव एक पॉजिटिविटी लगती है उनके साथ मिलने में, खड़े होने में, देखने में। कुछ ऐसा है ड्रीम कि यार उस राजनेता से मिलना है या उस राजनेता के साथ मुझे काम करना था, कुछ ऐसा है कुछ? हाँ देखिए मोदी जी के साथ ही था तो बन गया काम। आपने कहा बन गया काम। हाँ। बट 2019 की बात करें, आपको हाउस अरेस्ट करा गया जब आर्टिकल 370 को रिमूव करा गया, देन यू शिफ्टेड टू बीजेपी। कभी पूछा नहीं कि यार मुझे क्यों लपेटे में ले लिया? हाँ नहीं, वो देखो उनको लगता था कि अपोजिशन में, लेकिन हमारा हमने जब समझाया ना उनको, ऑफिसर्स को समझाया कि भैया 370 तो हमारी पार्टी जिसमें पार्टी में है, तो हमने कोर्ट के अंदर कई बार रिट पटिशन्स दायर किए हैं इसको हटाओ। 35A को लेके हमने रिट पटिशन की, हम नहीं चाहते हैं। तो हम तो वो सोचते थे शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और PDP की तर्ज पे ये भी विरोध करेंगे। तो हम तो ऑलरेडी उसके हमारी पार्टी उसके फेवर में थी कि ये चीज़ें हुई हैं, तो उसको हम भी चाहते थे करवाना। तो जब उनको समझ आई तो फिर इतना नहीं था, रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी उसके बाद हमारे पे। पर जब असेंबली के अंदर एक स्पेशल स्टेटस के लिए बिल लाया जाता है, काफ़ी बहसबाजी हो जाती है, असेंबली रद्द भी हो जाती है, इवन दो कि मार्शल्स के थ्रू बीजेपी के काफ़ी सारे नेताओं को बाहर भी भेजा जाता है। किस तरीके से देखते हैं वो चीज़ें? क्या वो जिस तरीके से बिल लाया गया वो सही था क्या? क्योंकि चौधरी साहब कहते हैं कि हमने 370 की बात नहीं करी है, ही सेड हम सिर्फ स्पेशल स्टेटस की मांग रखते हैं। तो स्पेशल स्टेटस किस प्रोविज़न के तहत आपको मिलेगा? कौन सा प्रोविज़न है जिसके साथ स्पेशल स्टेटस 370 के बगैर नहीं मिल सकता ना। तो खैर उनका एक पॉलिटिकल उन्होंने लोगों से कमिटमेंट की थी कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम आते ही सबसे पहले ये काम करेंगे। वो भी काम करना चाहते थे और दिल्ली को भी नाराज़ नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गोलमोल तरीके से उसको पेश किया। लेकिन अल्टीमेटली वो 370 को ही उसके ऊपर उसके बाद तो इनके लोगों ने ओपन भी स्टेटमेंट्स दी कि हम 370 को वापस लाना चाहते हैं। तो इसलिए वो मतलब उन्होंने एक ड्रामेटिक तरीके से उसको इंट्रोड्यूस किया। लेकिन उनका कहना तो ये था कि हम वो नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वही था। लेकिन उसको आज देश का कोई भी नागरिक आज 370 वापसी की बात ना सुन सकता है, ना उसको किसी को बोलने देता है। बट सर बात करें 370 के अलावा जो स्पेशल स्टेटस की बात करें, हिमाचल के अंदर जैसे कि बात की जाए, किन्नौर एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर भी एक स्पेशल स्टेटस है। इवन तो हिमाचल जाके भी किन्नौर में जाके लैंड नहीं ले सकते। बहुत सी स्टेट्स हैं जहाँ 371 है यहाँ पे आप तो क्या स्पेशल स्टेटस की मांग क्या सही है? देखिए जब आप प्रधानमंत्री जी ने आपको कह दिया कि हम स्टेट वापस दे रहे हैं तो बात खत्म हो गई। तो उसके बाद आप क्या बात कर रहे हो? ठीक है ना, वो तो एक पॉलिटिकल स्टंट है। जब प्रधानमंत्री के बाद तो कोई ऐसी शख्सियत है नहीं, देगी भी केंद्र सरकार देगी, जम्मू कश्मीर की स्टेट तो देगी नहीं। तो केंद्र के जो टॉप की पोजीशन पे हैं प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कह दिया, रिपीटेडली कहा कि हम स्टेट वापस दे रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे कि आप अभी दे दो, वो केंद्र को देखना है कि कब देना है, 2 महीने में देना है, 6 महीने में देना है, साल में देना है, वो देंगे। क्या स्टेटहुड लेने में बीजेपी इस गवर्नमेंट की हेल्प करने वाली है? नहीं, बीजेपी देगी तो इस गवर्नमेंट की हेल्प किया, बीजेपी ने कहा वो देगी, इस गवर्नमेंट की हेल्प करने की ज़रूरत क्या है? इसकी हेल्प की लेने की ज़रूरत भी नहीं है और इसको देने की ज़रूरत भी नहीं है, बीजेपी देगी।
तो बीजेपी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है देने में। सर बात की जाए यूथ के अंदर बेरोजगारी काफ़ी बहुत बड़ा मुद्दा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, राइट? अभी काफ़ी सारे अभी एग्जाम्स भी आने वाले हैं, पर सबसे हॉट टॉपिक अभी एज रिलैक्सेशन को लेके है। एज रिलैक्सेशन को इवन दो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ सारे नेता रोडों पे आके प्रोटेस्ट भी करा उन्होंने इसके अगेंस्ट, पीडीपी की सारी अपोजिशन है, बट बीजेपी का कोई भी नेता या बीजेपी इसके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलती है। वाई बीजेपी जब कहती है कि हम जम्मू के लोगों के साथ हैं, जब जम्मू के यूथ के साथ कुछ गलत हो रहा है तो बीजेपी एक स्टैंड क्यों नहीं ले रही है? नहीं, बीजेपी का बिल्कुल अपनी पार्टी में उन्होंने सीधा और साफ गवर्नमेंट को कह दिया है कि क्योंकि अब तो ये रिलैक्सेशन वगैरह इशू तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है और सड़कों पे आप लोगों को ड्रामा दिखाएंगे तो वो थोड़ी चलता है। पर क्योंकि एज रिलैक्सेशन का जो बिल है वो नेशनल एलजी साहब की थ्रू आया है, गवर्नेंस के थ्रू आया तो है। वो तो भेजे ना अपना, वो एलजी साहब को भेजें, एलजी साहब रिजेक्ट करते हैं तो फिर हम एलजी साहब से बात करेंगे। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है ना, भेजें, डिमांड करें, तो सरकार तो उनकी है ना। अगर उसमें एलजी सपोर्ट नहीं करते फिर एलजी से हम एलजी साहब से बात करेंगे। तो लेकिन वो ड्रामा करते हैं, एक तरफ से वो यूथ के खिलाफ हैं और दूसरी तरफ से लोगों को ये कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है। कैसे हो सकता है? जब आपकी सरकार है तो आपके हाथ में क्यों नहीं है? क्या बीजेपी उन यूथ के साथ है? बिल्कुल बिल्कुल 100% यूथ के साथ है। सर बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें आसपास में होती रहती है। जैसी गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है, मिलिटेंट अटैक्स बढ़ जाते हैं। एंड मैं आपके रिसर्च के थ्रू मैंने आपकी एक असेंबली की स्पीच भी देखी। जब 2014 में उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, और आप काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं और इवन दो कि आपको मास्टर्स के थ्रू असेंबली से बाहर भी किया जाता है। बट गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद जगदम से मिलिटेंट्स का अटैक हो बढ़ना किस तरीके से देखते हैं बलवंत जी? देखिए, वो जो एंटी नेशनल फोर्सेस हैं जो देश के अंदर हैं, और ख़ासकर जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनके नेताओं के जो स्टेटमेंट्स हैं वो इनकरेज करते हैं पाकिस्तान में उन बैठे लोगों जो हिंदुस्तान की तरक्की नहीं देख सकते, हिंदुस्तान को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। और इनके स्टेटमेंट्स के बाद उनको इनकरेजमेंट मिलती है और वो गन लेके हमारे देश में घुसते हैं। जब उनको लगा कि शायद बीजेपी की जो अपनी सीट्स कम आई देश के अंदर, तो उनको लगा कि शायद बीजेपी कमज़ोर हुई है, तब हम घुस जाएंगे और ये लोग हमें सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा जब पूरे तरीके से बाकी अलायंस पार्टनर पूरे तरीके से खड़े हो गए कि हम सारे देश के साथ हैं और देश की सिक्योरिटी के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है, तो अब लोगों को थोड़ा सा लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। बेशक बीजेपी की अपनी सीट्स कम है, लेकिन देश के अंदर बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो देश के लिए मतलब देश की सिक्योरिटी और सेंटी के साथ समझौता नहीं कर सकती हैं। तो अब उनके मुंह बंद हुए हैं। तो ये इन लोगों की इस तरीके की स्टेटमेंट्स हैं जिससे उन लोगों का हौसला बढ़ता है, वो देश की टेरिटरी में मतलब आर्म्स एंड एम्यूनिशन लेके एंटर करते हैं। बात की जाए जम्मू एंड कश्मीर के होल की बात करिए तो जम्मू एंड कश्मीर के भविष्य को एज अ बलवंत सिंह मंगोटिया जी किस तरीके से देखते हैं? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हमारा जम्मू एंड कश्मीर आगे जिस तरीके से आप अगर आप 20-25 वर्षों से देखें, 10 साल में ये देखें मोदी सरकार में, जिस तरीके से आप रोड्स कनेक्टिविटी की बात करें, नेशनल हाईवेज़ की बात करें, वाटर पानी की स्कीम्स की बात करें, आप बिजली की बात करें, हर तरीके में एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर एक बहुत बढ़िया बेहतर एक डेवलप स्टेट बनेगी। सो बिफोर आई केम हियर एंड मैंने आपके ऑफिस के बाहर एक फ्लैक्स लगी हुई देखी, डोगरा क्रांति करके। क्या है डोगरा क्रांति करके, और क्या उसमें मैंने देखा कि आप चाय पिलाते हैं, कंबल बांटते हैं, लोगों की कुछ मेडिकल सर्विस में हेल्प करते हैं? क्या है ये डिफरेंट फेस है कुछ बलवंत जी का, या इसको भी पॉलिटिक्स के साथ ज्वाइन रखते हैं? 1996 में एक हमारे यूथ ने मिलकर एक एनजीओ बनाई थी जिसका नाम डीकेडी रखा था, डोगरा क्रांति दल, और वो आज भी काम कर रही है और उसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। उससे सिंपल हो, चाहे हॉस्पिटल के अंदर लंगर व्यवस्था हो, चाहे आपका कोरोना काल में लोगों को हर तरीके जो भी फैसिलिटीज़ पेशेंट या डॉक्टर्स को चाहिए थी प्रोवाइड करना हो। ड्रग्स के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पे काम करती है। 131 मैराथन दौड़ कराई है जिसमें 30,000 बच्चों को उत्त कराई है कि ड्रग नशा ना करेंगे और ना करने देंगे। तो एक सामाजिक संस्था है और उसमें काफ़ी लोग करते हैं और मैं भी उसका एक मेम्बर हूँ। कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और आपको फटाक से उसके जवाब देने हैं। खाने में क्या पसंद है बलवंत जी को? खाने में फल फ्रूट। और राजमा चावल नहीं खाते? मैं खाना खाता ही नहीं हूँ। खाना खाते ही नहीं है? ये कुछ हम पॉज करके बता, क्या है, क्यों नहीं खाते खाना? मैं पिछले 2.5 साल से ये अन्न नहीं लेता हूँ, फल फ्रूट लेता हूँ और फलहार लेते हैं जो व्रत में लेते हैं। इसका कोई रीज़न है? वैसे कुछ विश मांगी हुई है क्या? ना वैसे क्या ऐसा तो नहीं है बलवंत जी ने कहा है कि मैं जब सीएम बनूंगा तभी खाऊंगा, कुछ ऐसा तो नहीं है ना? वैसे ओके। सो एनी फेवरेट बुक जो आपको पढ़ने में काफ़ी पसंद है, जो यूथ को रिकमेंड करना चाहें आप? देखिए,
बुक्स रीडिंग मेरी बहुत ज़्यादा रहा नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी मौका मिलता था तो मैं उसमें जाता था, क्या लाइब्रेरी में अपने टाइम में, लेकिन हिस्ट्री पढ़ने का ज़्यादा शौक है। कोई फेवरेट सॉन्ग? सॉन्ग तो डोगरी बड़ा बहुत पसंद है, जब भी मौका कोई मिलता भी है एक, तो असी डोगरे हाँ अखने आ शाने कन्ने असें जीतियां ना जंगें कमसाने कन्ने। ओके, जो एक स्पीच जो आपने कभी सुनी हो और जो आपके साथ हमेशा रह गई हो, किसी की किसी की पॉलिटिकल लीडर की जो स्पीच सुनी है आपने और हमेशा आपके साथ रह गई? ये सोचना पड़ेगा, ये तो इसके ऊपर मैंने बड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि किसकी स्पीच से मैं बड़ा ज़्यादा, पर स्पीचेस तो मैं बताऊंगा भीम सिंह जी से, शुरुआती उनके वो पॉलिटिकल गुरु थे, उनकी स्पीचेस से काफ़ी प्रभावित रहते थे हम। और उसके बाद आज मोदी जी की। मोदी जी की। ओके, फैमिली में सबसे ज्यादा जो नोकझोंक किसके साथ होती है? वाइफ के साथ। वाइफ के साथ। खाना कौन अच्छा बनाता है, आप बनाते हैं, मैम अच्छे बनाते हैं? नहीं, मैंने खाना कभी बनाया नहीं, लेकिन कभी कभी टाइम हो तो सहयोग कर सकते हैं, तो खाना वही बनाते हैं। ओके, सबसे बेस्ट प्लेस क्या लगती है आपको घूमने फिरने के लिए? सबसे बेस्ट प्लेस दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली जाने का प्लान तो नहीं है ना आपका? दिल्ली अच्छा लगता है मुझे। दिल्ली जाने का प्लान? वो मैंने कहा कि आप कर्म करो, हैं जो रब देगा वो ठीक ही देगा। ओके, सो मुझे सिर्फ ये जानना है, लॉन्ग वे में देखा जाए अभी यूथ काफी डिस्ट्रैक्टेड वे में जा रहा है, ड्रग्स जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा इशू है, किस तरीके से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द रूट कॉज, उस रूट कॉज को कैसे, उस होल को कैसे बंद करना पड़ेगा हमें? हाँ देखिए, ये पूरे देश के अंदर एक समस्या बन चुकी है, जम्मू कश्मीर नहीं पूरा देश, और पूरे देश के जो पड़ोसी देश हैं वो नहीं चाहते कि जम्मू हिंदुस्तान का युवा जो है ये आगे बढ़ पाए, और उनको पता है कि आज भारत जो है विश्व गुरु की ओर बढ़ नहीं रहा है, बल्कि विश्व गुरु बन चुका है, आज लोग उसको विश्व गुरु मानते हैं। तो किसी न किसी तरीके से हमारे जो है यूथ को वो मतलब यूथ को मतलब नुकसान, मतलब जिसको कहते हैं कि जो एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है हमारे देश की वो युवा लोग हैं, और उस प्रॉपर्टी को डैमेज करना चाहता है हमारे पड़ोसी मुल्क। तो उसमें उनके पास और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमारे पास हमारा इतिहास ऐसा है, हमारा कल्चर ऐसा है कि उसको डैमेज करना आसान नहीं है। लेकिन उसको एक ऐसा विकल्प मिला है कि ड्रग्स के रूप में, जिसको वो हमारे देश के हमारे जम्मू कश्मीर में लाके और इसको मिलिटेंसी में यूज़ करता है, इसको युवाओं को गलत डायरेक्शन में ले जाने के लिए यूज़ करता है। तो इसमें समाज के सभी वर्गों में कहना चाहूँगा कि बलवंत सिंह मनकोटिया जैसे हमने हमारी एक NGO में साथी मिलकर अगर 131 मैराथन करवा के 30,000 युवाओं को प्रेरित करते हैं, तो सभी लोग अगर थोड़ा थोड़ा करें, तो मैं कहूँगा 30,000 लोगों को हमने वो दिलाई है, नशा नहीं करेंगे। तो मैं नहीं कहता 30,000 लोग हमारी बात माने होंगे, लेकिन 3 ही माने होंगे, 300 ही माने होंगे, तो हमने हमारा कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन तो हुआ ना। 30 ही माने होंगे हमारी बात, 30 ने ही हमारी बात पे अमल किया होगा, तो कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन हुआ ना। तो इसलिए अब इस सोसाइटी के हर वर्ग के हर इंसान का जिम्मेदारी है, क्योंकि ये एक ऐसा नशा है, परिवार में इक्का दुक्का बच्चे हैं, आज 1 या 2 बच्चे हैं, आपने ज़िंदगी में इतने स्ट्रगल की, इतना कुछ आपने किया, लेकिन आपका बच्चा ड्रग्स में चला गया और जो कभी वापस नहीं आएगा, ये आप जानते हैं। तो आपकी सारी दुनिया उजड़ गई, आपका बच्चा गलत डायरेक्शन में चला गया। तो इसलिए इस समाज को, इस पूरे मतलब इस सारे समाज को इसमें योगदान देना होगा। हम कहें कि पुलिस की अकेले की जिम्मेदारी है, पॉलिटिशियंस की अकेले की जिम्मेदारी है, फलाने डिपार्टमेंट की अकेले, सभी की है। तो इस सभी को एक मतलब इस बार फुटिंग पे मतलब एक वार अगेंस्ट ड्रग्स हमें सभी को लड़नी होगी, तो तभी हम इसके ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। सर, स्पिरिचुअलिटी को कैसे देखते हैं? बहुत गहराई से। गहराई से? वो कुछ ऐसा रूटीन है जो फॉलो करते हैं स्पिरिचुअल? डेफिनेटली। किसको ज्यादा मानते हैं आप? स्पिरिचुअलिटी में मैं काफ़ी गुरुओं को फॉलो करता हूँ, सदगुरु को फॉलो करता हूँ, ओशो को फॉलो करता हूँ, श्री श्री रविशंकर जी को फॉलो करता हूँ, तो काफ़ी गुरुओं को फॉलो करते हैं। सो ऐसे गॉड को जिनको आप ज्यादा प्रे करते हो? गॉड तो हम शिव भगवान को। शिव भगवान को। मेडिटेशन वगैरह करते हैं आप? डेफिनेटली। और योगा कैसे देखते हैं आप? योगा डेली करता हूँ मैं। सर, देन योगा आप डेली करते हैं, बट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर योगा एज अ सब्जेक्ट अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। होना चाहिए, अब हमारी सरकार बनती है तो करेंगे इंट्रोड्यूस। आप कह रहे हैं हमारी सरकार बनती है, बट असेंबली में क्या इस टॉपिक पे बात रखी जा सकती है? इसमें कर सकते हैं, लेकिन मैटर करता है कि आपकी सरकार, क्योंकि इम्प्लीमेंट तो सरकार ने करना है, लेकिन हम इस इशू को ऑलरेडी है, गवर्नमेंट के नोटिस में है। अब बलवंत जी का सपना क्या है इससे, अब क्या नेक्स्ट क्या? क्योंकि होता ना कि मुझे ये माइलस्टोन अचीव करना है, ये अचीव करना है। आप 3 बार MLA बन चुके हैं, 1 बार सरकार में भी रहे हैं, 2 times यू आर इन द ऑपोजिशन।
एनी ड्रीम जो आपको लगता है कि आज भी जो आपको फायर ऑन रखता है अभी भी? नहीं, बट ड्रीम तो मेरा एक ही है कि मतलब अपना 100% दें लोगों को। लोगों ने जैसे अपना 100% दे के हमें कामयाब किया है, तो इसी तरीके से हम 100% दें। और हमारा ड्रीम यही रहता है कि कोई ऐसा मौका नहीं आए कि कोई आदमी उंगली उठा सके कि बलवंत ने हमें इग्नोर किया है, बलवंत ने हमारा काम नहीं किया। बस हम, यही मेरा टारगेट है। कोई बड़ी पदवी, बड़ा पोस्ट करना है, वो सिर्फ एक सोच होती है। जब अचीव करते हो तो आपको लगता है कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप वो एक लोगों के दिल में के अंदर जगह बना लेते हो कि मतलब जो मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए मैं हर आदमी की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे, अगर आप दूसरों की नहीं करोगे तो आपको कोई नहीं करेगा। तो इसलिए मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हर छोटे बड़े, गरीब अमीर जो भी होगा, मैं उसको पूरी रिस्पेक्ट देता हूँ, पूरी इज्जत देता हूँ, ताकि मुझे वापस मिले। कभी हर्षवर्धन जी के साथ फिर से मौका मिले ये चीज़ें ठीक करने का तो ठीक करोगे? देखिए, कुछ लोग मतलब कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, कुछ उन लोगों को खुद पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, तो उनको अपने पर कंट्रोल नहीं है, तो उनका क्या कहेंगे हम। उनको खुद ही नहीं पता कि हम कहाँ हैं, क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है, जाना क्या है, सोच क्या है, अचीव क्या करना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है। सो थैंक यू फॉर गिविंग अस सो मच टाइम एंड पर्टिकुलर मैसेज हमारे ऑडियंस जो व्यूअर्स जो उसको देख रहे हैं। मैं सभी ऑडियंस को जिन्होंने आज ये सारा वीडियो देखा है, आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। और मैं भगवान से आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा, आपकी लंबी आयु, आपके स्वास्थ्य शरीर के लिए, आपकी समृद्धि के लिए प्रार्थना करूंगा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी कोई कार्य करते हैं उसमें अपना 100% देंगे, तो आपको रिजल्ट आने में, आपका मतलब 100% रिजल्ट आने में कोई रोक नहीं सकता। जब हाफ हार्टेडली हम कोई काम करते हैं तो उसमें रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आते हैं, तो फिर हम दोष मानते हैं, मेरी माता का कसूर है, पिता का है, भगवान का है, समाज का है, सरकार का है। लेकिन जब गहराई से हम देखते हैं कि फ़ॉल्ट किसका है, फ़ॉल्ट मेरा है, क्योंकि मैंने 100% नहीं दिया, मैंने हाफ हार्टेडली काम किया है, तो रिजल्ट उसका कैसे आएगा। तो फिर हम किसी के ऊपर दोष मानते हैं। जब हम 100% देते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं, फिर कहते हैं मैं दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी हूँ। और जब हम लूज़ करते हैं तो किसी के ऊपर थोप देते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मतलब जो भी काम करना है उसको पूरी डेडिकेशन के साथ करना है, पूरे अंतर ध्यान से करना है, मतलब पूरे अपना 100% देंगे तो आपको रिजल्ट आएगा। सर, ये इंटरव्यू, ये पॉडकास्ट कैसे लगा आपको? हमसे बात करके कैसे लगा? शिव जी, आपको भी हमारी शुभकामनाएं। आपने, मुझे लगता है, नया शुरू किया और आप आगे बढ़ेंगे। और आपके अंदर जो एक जिसको कहेंगे ना, एक कुछ करने की जो है आपके अंदर, एक आपने ठानी है, और डेफिनेटली भगवान आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। और बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम सर, थैंक यू सो मच। इट्स वंडरफुल टू टॉक विद यू। अपनी काफ़ी सारी चीज़ों पे बात भी करी। एंड मैं बताना चाहूँगा कि मैं आपसे कभी मिला नहीं हूँ, बट यू आर द फ्यू ऑफ द पीपल जिनको मैंने फ़ोन पे बात करी और जिन्होंने फटाक से बोल दिया कि या लेट्स डू इट। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।